हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है मर्योत्तर काल। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 26 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? निम्नलिखित नगर में किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? वह कौन सा नगर है जो कनिष्क के रवतक अभिलेख में जिक्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावस्ती। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किए गए। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। किस लिपि में और किस भाषा में? तो ग्रीक लिपि में और बैक्टेरियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेखित है। ये जो 4 शहर हैं, साकेत है, कौशांबी है, पाटलिपुत्र है और श्री चंपा है। यानी इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। 28 है, यानी 28 नंबर प्रश्न, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सही जवाब है, याद रखिएगा, चरक और जीवक, यानी सी और डी, चरक और जीवक। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का होना था। यहां अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक और बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदक और धनुर्विद्या के शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 29 है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख, सी ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र जो शुंग था, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का ये सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रश्न संख्या 30, शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के जो पूर्वज थे किस स्थान से रिलेटेड थे? इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए। सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, उज्जैन। शुंगों के पूर्वज किस स्थान से थे? तो उज्जैन से थे, सी ऑप्शन। शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का साक्ष्य मिलता है। 31 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कण्व, यानी सी ऑप्शन। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा, शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश था। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक
वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी ऑप्शन। गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका, यानी वर्ण और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। 33 है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कणव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। 34, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सही जवाब है सातवाहन का, डी ऑप्शन। 35 है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही जवाब है पांचाऊ, पांचाऊ। चीनी स्रोतों के अनुसार 73वें ईस्वी से 94वें ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेशों के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कटफिसेस के रूप में करते हैं और कनिष्क का राजारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। 36, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? सही जवाब है मौर्य वंश और कुषाण वंशों की। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की जो सीमाएं हैं भारत के बाहर तक फैले हुए थे। सेल्यूकस से संधि होने के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल चुका था, विस्तृत थी। काबुल, गंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई थी। 37, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? बाल विवाह की जो प्रथा है किस काल में आरंभ हुई? सही जवाब है कुषाण काल में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थितियों में ला दिया। उनका स्तर जो था स्त्रियों के वो गिर चुके थे। इस युग में विवाह की आयु और कम करके यानी विवाह करने की जो एज थी कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। 38 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मीनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से शासक मीनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब है बैराट, ऑप्शन ए। हिंद यवन शासक मीनेंडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर नाइक, एथेना, मुकुटधारी राजा का शीश, चक्र और ऊंट आदि आकृतियों का अंकन प्राप्त होता है। 39 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
सही जवाब है कुषाण का संबंध गंधार कला शैली से, बी ऑप्शन। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली, मथुरा शैली, याद रखिएगा। 40, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में, यानी ऑप्शन ए। 41 है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो क्या था? शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो क्या था? जो अनुपात था वो 1:35 का था, सी ऑप्शन। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, क्या यह सही है? जो सुमेलित नहीं है वो है सी ऑप्शन। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण और रजत तथा ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जो है जारी किए थे। 43 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 43 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। गंधार कला किसके समय में मतलब कि ये फला फूला? गंधार कला का जो संबंध है कुषाणों से है। जूनागढ़ शिलालेख का जो संबंध है वो किससे है? तो रुद्रदामन फर्स्ट से। मिलिंद पन्हो का जो संबंध है वो है, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो यानी मीनांडर। तक्षशिला का संबंध पतिक से है, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गंधार कला कुषाण समय में, जूनागढ़ जो शिलालेख है इसका संबंध रुद्रदामन फर्स्ट से है, मिलिंद पन्हो का संबंध मीनांडर और तक्षशिला लेख जो है पतिक। 44, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए, किस कारण मतलब कि प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था वो किस कारण या किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है बुद्ध के प्रतिमा के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, डी में दिया गया है। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। 45 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? वह कला शैली जो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, दोनों से मिलकर बना है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गंधार, गंधार शैली, यानी सी ऑप्शन। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन कहा जाता है। 46 है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका? तो भारतीय तथा यूनानी कला का, डी ऑप्शन। 47, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? गंधार मूर्ति कला, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गंधार कला में सदैव हरित स्तरित या शेष चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए जो है किया जाता था। मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण का श्रेष्ठ का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 48, प्राचीन काल के
भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम यूनानी, शक और कुषाण है। भारत में बाह्य आक्रमण जो या आक्रामकों के कालों का जो सही कालानुक्रम है वो है यूनानी, शक और कुषाणों का। 49 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, नाम याद रखिएगा, सही जवाब है डेरियस प्रथम, सी ऑप्शन, डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब ही उसके साम्राज्य में शामिल था। प्रश्न संख्या 50, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहनों का, डी ऑप्शन। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन माना जाता है। 51, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? सही जवाब है मत्स्य पुराण में, यानी सी ऑप्शन। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। 52 है, सातवाहनों की राजधानी कहां अवस्थित थी? सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहां पर? तो अमरावती में, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। 53, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? याद रखिएगा, सही जवाब है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान था। 54, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एक का ब्राह्मण किसके लिए प्रयोग किया गया है? सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एक्का ब्राह्मण कहा गया है, जिसका मतलब है अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। 55, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश, दूसरे तरफ उसकी राजधानी दिया गया है, तो मिलान कीजिए। शुंग की राजधानी कहां पर है? शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहनों की राजधानी पैठन। कदंब की राजधानी कहां पर है? तो वनवासी। चंदेल की राजधानी महोबा। यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सातवाहनों की पैठन, कदम की बनवासी, चंदेल की महोबा। 56, निम्नलिखित को जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य, यानी 1, 2, 3 डी ऑप्शन। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। इन राजवंशों का जो क्रम है इस प्रकार है: सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य।
57 नंबर जो प्रश्न है, दो वक्तव्य हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। इन दोनों में से जो सही कथन है वो कौन सा है? ए और आर दोनों सही है। ए की सही स्पष्टीकरण आर है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीतिक काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ्य और सर्वश्रवण यानी गुणों से भरपूर और सर्वश्रवण जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था। सर्वश्रवण ने कातंत्र नामक जो है संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से हमें पता चलता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। 58 सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला और दूसरा, यानी सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सातवाहन शासकों के शासन काल में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक जो है हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीतिक काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य और मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 59 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। यहां पर 3 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट कौन सा है आप बताइए। अगर बात करें तो सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज स्थापित किया था, यानी पहला जो स्टेटमेंट है सिर्फ सही है। सी ऑप्शन यानी केवल पहला जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। सातवाहन की जो शक्ति थी घट जाने के कारण, क्षीण होने के कारण वाकाटक वंश ने दक्षिणा पथ में अपना राज को जो है स्थापित किया था। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। प्रवर सेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे, इसलिए पहला सत्य है, जबकि दूसरा तीसरा सत्य है। 60 निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? सही जवाब है अमरावती, डी ऑप्शन। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ या आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो भित्री जो संबंध भित्री शिलालेख का भित्री मतलब कि जो है अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय का दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का जो है शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भित्री स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ जो है
जूनागढ़ से शख्स सनवत का अभिलेख प्राप्त होता है, यह प्रशस्ति के रूप में है। इसका विजयों, व्यक्तित्व और कृतियों का जो वर्णन है इसमें प्राप्त होता है। 62 है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? सही जवाब है इक्ष्वाकु को, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्रधृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। श्री शांतमूल। 63, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ए कह रहा है कि कुषाण फारस के खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अगर बात करें तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस के खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। 64 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का जो नाम है किसके साथ जुड़ा हुआ है? सही जवाब है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। हाथी गुफा जो लेख है इसके साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील के दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था। यह जैन धर्म के प्रति काफी मतलब कि दिलचस्प लेता था। 65 है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक था? इसका सही जवाब क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, खारवेल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 66, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से। 67, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? किसका जैन धर्म के प्रति काफी झुकाव था? खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस नरेश से था? सही जवाब है ई ऑप्शन। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। 69, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल का। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से शासक खारवेल का जो है एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। 70, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में 3 कथन है। बताइए कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर बात करें तो इनमें से जो सही जवाब है, इसमें प्राकृत और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो जो दूसरा है कि उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, यानी पहला और दूसरा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियां जिन्हें कुमारगिरी और कुमारी गिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है।
ये गुफाएं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है। इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ है। 71 है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि क्षेत्र में, ऑप्शन ए। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। 72, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो सही जवाब है ई ऑप्शन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन या एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसमें लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, शेयर करें और कृपया हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।